ओके, चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है और वीरो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। अमित सेठ और मानस जायसवाल पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं और उसके साथ ट्रेड बुल से सचिदानंद उत्तेकर और निर्मल बैंक से विकास सालुंके जुड़ेंगे अपनी फ्रेश ट्रेड्स के साथ। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो मेहमान होंगे। एएसके हेड सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी से होगी बातचीत और सैमको ग्रुप के फाउंडर एंड सीईओ जिमित मोदी, उनसे भी बाजार पर करेंगे एक बातचीत। लेकिन इससे पहले एक बार एक नज़र मार्केट पर, और मार्केट ने आज आपको दी एक शानदार ट्रेड। शानदार क्यों? उसके बाद मार्केट खुला फ्लैट, 15 मिनट तक आपको मार्केट ने दिया मौका, उसके बाद एक वन वे रैली। अब ये आकर अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन के एकदम करीब 22,690 आज का हाई, 22,695 वो ऑप्शन राइटर का जोन जहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस हुआ तो फिर मार्केट में सेकेंड राउंड ऑफ रैली की तैयारी करिएगा। निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक दोनों का शानदार कंट्रीब्यूशन, लेकिन खास तौर से निफ्टी बैंक अब 400 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। सबसे दमदार ट्रेड उसमें एसबीआई का रहा। एसबीआई अभी भी डे हाई पर। इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा। उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो, यहाँ पर भी जो इकॉनमी फेसिंग स्टॉक्स हैं उनमें भी अच्छे मोमेंटम आते हुए। लार्सन एंड ट्यूब्रो में अच्छे मूव्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, बीपीसीएल, ये कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी। पावर ग्रिड नंबर्स पर रिएक्ट करता हुआ 4% नीचे। सन फार्मा मैनेजमेंट कमेंट्री पर थोड़ा निराश, 3.5% नीचे इस समय। लुपिन में आज अच्छी खासी करेक्शन है, करीब 4.5% की। और दीपक नाइट्राइट, ये भी आज स्टॉक नीचे, लेकिन तेज़ी में इस समय कोफोर्ज, बीईएल और वोडाफोन आइडिया। पॉलीकैप 6700 के पार। वीरू, अनुज एक प्रश्न पूछूं? इस बाजार का ये बुरा फेस एक ऐसे दौर में शुरू हुआ जब एसबीआई को अपने स्ट्रॉन्ग नंबर्स का रिएक्शन देना था, बाजार ने वो हक छीन लिया। फाइनली आज का दिन आपको लग रहा है क्या कि टाइम वाइज ये एक परफेक्ट डे है एसबीआई के लिए? वो गुस्सा भी निकालना है और बाकी इसका रिएक्शन भी देना है? देखिए एसबीआई में तो मेरा व्यू रहा ही है कि ये 900 और 1000 की तरफ जा रहा है उन नंबर्स के बाद। ठीक है, अब ये इसी महीने जाए या अगले महीने जाए, थोड़ा सा आई थिंक मार्केट वेट कर रहा है इलेक्शन आउटकम की, शायद उसके बाद जाए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्लियरली जाना तो है वहाँ पे, इसको जाना चाहिए एटलीस्ट, ये तो मेरा व्यू है। खैर एनीवे वो लिस्टिंग हो गई है गो डिजिट की, थोड़ा फीका रिस्पॉन्स था यहाँ पे, फीका इन अ सेंस की कंपैरेटिवली, और करीब करीब फ्लैट ही लिस्टिंग है। वैसे लिस्टिंग ठीक ठाक मानी जाएगी, 5% गेन है। 1.5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है अब तक एनएससी पर, यहाँ पर। तो ये लिस्टिंग, ये वही कंपनी है जिसका ऐड विराट कोहली करते हैं, और ये स्टॉक इस समय 286 रुपीज़ पर लिस्ट होता हुआ। चलिए वीरो, ट्रेड्स लेना शुरू करें फिर। बिल्कुल, पिक करते हैं। आपकी स्क्रीन पे मेहमान हैं, उनसे ये बात करते हैं। पहला ट्रेड पिक करेंगे। ये जो पैनल है आपकी स्क्रीन पे इस वक्त, मानस, अमित पिछले कार्यक्रम से, सचिदानंद उत्तेकर और विकास सालू के फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आप सभी को नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है। सचिन, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो नेक्स्ट लेग ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो क्लियरली बैंक से ही होना चाहिए। एंड वहाँ पर निफ्टी बैंक ने जिस तरीके से एक बेस बनाया है 47,900 के आसपास, मुझे लग रहा है वो आज वेल एस्टैब्लिश्ड है। एंड कहीं जाकर 48,500, 48,800 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। ऑलरेडी एसबीआई ने काफी शानदार मोमेंटम पकड़ लिया है, बट मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट इन लाइन है वो है एचडीएफसी बैंक। कल के सत्र में भी जिस तरीके से रिकवरी हुई थी मार्केट में, इसका कंट्रीब्यूशन काफी शानदार था। एंड वहां पर 1450 के आसपास का उसने जो सपोर्ट है उसे रिकन्फर्म किया है, एंड वहां से वापस एक अच्छी रिन्यूड स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक में फ्रेश मोमेंटम ट्रेड्स ऐड करने चाहिए। ऑन द हायर साइड इमीडिएट बेसिस पे 1488 का लक्ष्य होगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1500 तक की एक चाल बन सकती है। एक अच्छा रिवाइवल एचडीएफसी बैंक में ही नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस आपको कहीं जाकर 1448 के आसपास लगाना है एंड खरीदारी करनी है एचडीएफसी बैंक के काउंटर में। जो सेकंड स्टॉक है वो भी ऑन द बुलिश साइड है। एक क्लासिक सेक्युलर बुल ट्रेंड में ये स्टॉक ट्रेंड हो रहा है। एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन से भारतीय एयरटेल में। सो भारतीय एयरटेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इमीडिएट बेसिस पे लगभग अराउंड 1380 के आसपास की एक चाल बन सकती है, बट पोजिशनली जिस तरीके से ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है, इसके पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 1405 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं। स्टॉप लॉस आपको 1350 के आसपास लगाना है। एंड डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। तो काफी शानदार स्ट्रक्चर में रहा है एंड कहीं जाकर यहाँ पर मोमेंटम की भी तैयारी होगी। ओके,
शानदार मोमेंटम में रहा है विदाउट अ डाउट। चलिए अब विकास के पास चलते हैं। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपकी दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो, ओवरऑल मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस होते देखने मिल सकता है, तो मेरा एक सेल कॉल रहेगा जो बाटा इंडिया है। यहाँ पे जिस हिसाब से आज से मॉर्निंग से जैसे ओपन हुआ है वहां से एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है। वापस 50 डीएमए के नीचे ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में हमने नोट डाउन किया था कि 50 डीएमए पे ये क्लोजिंग दे रहा था, लेकिन आज उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो बाटा बाटा इंडिया यहाँ पे सेल कॉल रहेगा। नीचे में 1320 के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिलेंगे। 1384 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। ये भी कॉल हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड कर चुके हैं कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। दूसरा बाय साइड रहेगा पीएसयू में बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे जिस हिसाब से लास्ट दो दिन में हमने देखा है कि वापस वो 50 डीएमए पे सस्टेन करते हुए देखने मिला, और आज वापस एक फ्रेश अपसाइड का जो लास्ट 8 दिन का जो कंसोलिडेटेड मोमेंट था उसका एक ब्रेकआउट इसमें देखने मिला है 266 का। तो उसके ऊपर ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 282 के टारगेट के लिए यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करना है। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 264 का। ओके ये विकास जी के ट्रेड्स थे। मानस, आप दो ट्रेड्स क्या पिक करेंगे? तो देखिए वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो एचपीसीएल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, स्टॉक बिल्कुल तैयार है पिछले हाई को निकालने के लिए। तो एचपीसीएल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 530 के स्टॉप लॉस से। 555 555 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं एचपीसीएल में। और दूसरा स्टॉक है पीएफसी का। देखिए ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, और ये क्लासिक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो कम से कम आपको 20-22 रुपए के मूव जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो पीएफसी पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 460 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 490 रुपए के टारगेट पॉसिबल। ओके, पीएफसी आपका ट्रेड है 471 पे। अमित जी, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? किरण जी, दो ट्रेड्स रहेंगे। एक मिड कैप आईटी से एलटीआईएम का स्ट्रक्चर नीचे में एक अच्छा यहाँ पे बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन है। स्टॉक अपने 10 और 20 डमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 4750 का और टारगेट्स रहेंगे 4920 के। सेकंड, मुझे पीएसयू बैंक से कैनरा बैंक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे स्टॉक 10 और 20 डमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक अच्छा यहाँ पे रिकवरी हम देख रहे हैं। छोटा सा 116 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रहेगा 122 के। ओके, कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पे, ये आपका ट्रेड में शुमार है। इस वक्त 22664 ये इस वक्त स्थिति है निफ्टी की। ये डायरेक्टर साहब, भारतीय एयरटेल किसी की कॉल थी क्या? जरा प्लीज़ मेरे को बताइए, मैं स्किप कर गया। बट भारतीय एयरटेल इस वक्त 1369 पे, मेरे ख्याल से किसी का ट्रेड था नहीं है। सचिन जी की थी। यस 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 यस, माफ़ी चाहूँगा मैं। 1380 पे ट्रेड करता हुआ, डे हाई पर स्ट्रॉन्ग स्विंग देता हुआ। मीनवाइल आप लेके आइए पिडिलाइट एक बार। पिडिलाइट आज सुबह बात भी हो रही थी कि क्रूड डेरिवेटिव संबंधित स्टॉक्स पे एक बार नज़र रखेंगे। पिडिलाइट अभी चला नहीं, बट मेरे स्क्रीन पे अब इसके ऑप्शन टिक्स आ रहे हैं। सचिन, जरा पिडिलाइट को रीड कीजिएगा। अब हमें थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा मिल रहा है एक डे ट्रेड के लिए। आपका व्यू पिडिलाइट पे इस वक्त? वीरेंद्र जी, यहाँ पर काफी रेजिस्टेंस है 3050 3060 के क्लस्टर में आए हैं। आई थिंक जिस तरीके से कॉल राइटर्स अभी भी 3100 के आसपास कॉन्फिडेंट है, तो मुझे लग रहा है एक डिसाइसिव क्लोजिंग होने देनी चाहिए 3055 3060 के ऊपर। उसके बाद मुझे लग रहा है मोमेंटम चेस करना है। फिलहाल तो ये साइडवेज ट्रेंड में है। एक अच्छी ट्रेडिंग रेंज यहाँ पर नजर आ रही है, बट मुझे लग रहा है रेंज के बाहर जब ब्रेकआउट होगा उसके बाद मोमेंटम चेस करे। फिलहाल जो ट्रेडिंग रेंज है 3050 से लेके 2950 तक की नजर आ रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और बिग मार्केट वॉइसेस में अब हमारे साथ एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी जुड़े हैं, जिनके पास फंड मैनेजमेंट में करीब 2 दशक का अनुभव है। एएसके से पहले वैभव एवेंडस कैपिटल, एम्बिट इन्वेस्टमेंट और डीएसपी मेरिल लिंच के साथ भी काम कर चुके हैं। वैभव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, और आइए उनसे समझते हैं कि कैसे मार्केट को देख रहे हैं। काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर रहे हैं वैभव एआईएफ को एक्सपैंड करने में इंडिया में। वैभव जी गुड मॉर्निंग। क्या मार्केट में इस समय हेज करके चला जाए या ऑल इन रहा जाए? क्या इन्वेस्टमेंट अप्रोच रहेगी यहाँ पर? आई थिंक अनुज, जनरली अगर हम ऐसी सिचुएशन में बात करें जहाँ इवेंट रिस्क अपने सामने है, नॉट दैट कि जब रिस्क की हम बात करते हैं कि वो अकर होए,
जब हम इंश्योरेंस खरीदते हैं जनरली, इट इज जस्ट फॉर दी काइंड ऑफ काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड इवेंट्स, राइट? सो whenever we talk about portfolio, जब भी हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, रिटर्न की बात करते हैं, हम ऑलवेज रिस्क की भी बात करते हैं एट द सेम टाइम। और जब हम रिस्क की बात करें इस वक्त, तो इट्स ऑलवेज गुड कि एक प्रोटेक्शन के साथ चलें, और स्पेशली जो ट्रेडर हैं उसके लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए डजेंट मैटर, प्योरली बिकॉज फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इंडिया की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है। सो उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बट शॉर्टर टर्म वॉलेटिलिटी के हिसाब से एज अ ट्रेडर वन नीड्स टू गेट इन विद अ प्रोटेक्शन काइंड ऑफ व्यू। ओके, बिल्कुल। तो इस समय आपके थीम्स क्या हैं? किन मेजर थीम्स में आप इन्वेस्टेड हैं? कहाँ पर आप ओवरवेट हैं इस समय मार्केट में? सी आई थिंक दो क्रिटिकल थीम देखनी चाहिए, एक ग्लोबल की तरफ से और एक लोकल की तरफ से। ग्लोबल की हिसाब से हम देखें तो जिस हिसाब से ब्याज दरें एज एक्सपेक्टेड घट नहीं रही है, और उसी के कारण हम देखें हैं कि रिसेंट पास्ट में एक इमर्जिंग मार्केट में थोड़ा सेल फ्लो दिखा है, और साथों साथ हम ये भी देख रहे हैं कि थोड़ी रीबैलेंसिंग टुवर्ड्स चाइना भी हुई है। तो उस कारण हमने देखा है कि इंडिया मार्केट पर्सपेक्टिव से थोड़े आउटफ्लो हुए हैं, और उसी के कारण हम टॉप लाइन और प्रॉब्ली आई वुड से लार्ज कैप में एज कंपेयर टू मिड कैप काइंड ऑफ बास्केट हम थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं ना। वो है ग्लोबल की तरफ से आकलन, बट फ्रॉम अ लोकल पर्सपेक्टिव सभी को मालूम है कि आई थिंक द इवेंट इज अप देयर। But from a longer term perspective, I think when we talk about themes or sectors, और ये assumption के साथ हम चल रहे हैं कि जो current dispensation है will continue। तो my sense is basically कि जो supply side का extra focus रहा है, अगर हम last 10 साल में भी देखें तो वो continued रहेगा हमारे हिसाब से। और अगर वो continued रहता है तो definitely industrial space including cap goods and any other ancillary industries, जो हालांकि एक्सपेंसिव है बट फिर भी हमें लगता है कि वो एलिवेटेड लेवल्स पे ही रहेंगे। सो यहाँ किधर भी घटा आई मीन अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो ये एक सेक्टर खास करके ध्यान रखना चाहिए। इन एडिशन टू दैट हमें लगता है रूरल फोकस थीम्स जहां हम मानसून की रिकवरी देख सकते हैं, जो कंज्यूमर स्टेपल्स जो लास्ट एक साल से बहुत ही डल है, आई थिंक वहाँ एक रिकवरी की गुंजाइश है। साथ ही साथ कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में ड्यूरेबल्स एक सेक्टर है जो हम देख रहे हैं, और लास्टली आईटी भी हम थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं यहाँ के लेवल पे। सो ऑल इन ऑल दीज आर द सेक्टर्स और थीम्स जो हम देख रहे हैं बोथ फ्रॉम अ ग्लोबल एंड लोकल पर्सपेक्टिव। पैव जी नमस्कार, वीरेंद्र भुलोन स्टूडियो से। स्पेशली आई मीन लास्ट वीक जो मेट की टिप्पणियाँ थी रिगार्डिंग मानसून और स्पेशली द सेकंड पार्ट ऑफ द मानसून, और जिसका एडवांसमेंट काफ़ी अच्छा होगा, सेकंड पार्ट ऑफ मानसून काफ़ी अच्छा रह सकता है बिकॉज ऑफ आई थिंक लालिना कंडीशंस। आपने मानसून अगर ऐसा ही रहा एज पर द अगर मेट डिपार्टमेंट टिप्पणी, उस थीम को खेलने का कैसा मन है आपका? एफएमसीजी, रूरल की थीम, सर्टेन स्टॉक्स या सर्टेन स्पेस जो आपके जहन में आते हो इस मद्देनजर? नहीं, ऑफ कोर्स वीरेंद्र, आई थिंक जिस हिसाब से मॉनसून के फोरकास्ट रहे हैं, और अगर हम जनरली रूरल फोकस की बात करते हैं तो दो प्रोमिनेंट जनरली सेक्टर्स आते हैं। वन इज टू व्हीलर्स आते हैं और दूसरा है एफएमसीजी जो कि कंज्यूमर स्टेपल्स आते हैं। अगर कंज्यूमर स्टेपल्स में थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड बेटर है, प्योरली बिकॉज लास्ट 1 ईयर का काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रहा है ये सेगमेंट में। और लास्ट क्वार्टर की अगर हम कंपनीज की कॉल भी की कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी देखते हैं तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सजेस्ट करती है कि रूरल डिमांड आई थिंक बॉटम आउट हो चुकी है। सो जो कंपनियां जहां अनऑर्गेनाइज कंपटीशन ज़्यादा नहीं बढ़ रही है वो खास करके हम देख सकते हैं स्टेपल्स की यूनिवर्स में। और टू व्हीलर्स की जब बात करते हैं, ऑफ कोर्स मंथली नंबर्स बेहतरीन आ रहे हैं, बट एक कैवियट है कि जिस हिसाब से मेटल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और अगर कंपनियां मार्जिन्स को प्रोटेक्ट कर पा रही है तो आई थिंक ये भी सेगमेंट देख सकते हैं। बट केयरफुल अटेंशन के रॉ मटेरियल की प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं, अगर प्राइसेस बढ़ नहीं रही है फ्रॉम अ प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, तो यहाँ अर्निंग फोरकास्ट में थोड़ा बदलाव हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड।
अच्छा वैभव जी, इलेक्शन के मतलब रिजल्ट्स जैसे रहेंगे, आपकी भी खुद की एक रीडिंग होगी, ज़रूरी नहीं है कि आपका मत पब्लिक डोमेन में जो भी फिगर्स घूम रही है उससे संबंधित हो, आपकी खुद की एक रीडिंग होगी। और इस सरकार के कार्यकाल में जो ऑयल प्राइसिंग, डोमेस्टिक ऑयल प्राइसिंग को लेकर इनकी पॉलिसी रही है, ओएमसीज़ को बहुत, अगर आप देखें, फेवर कर रही थी। हमने सबसे स्वर्णिम युग देखा ओएमसीज़ का इस दौर में। एंड सरप्राइजिंगली क्रूड का 81-82 की ट्रेजेक्ट्री में सस्टेन रहना, तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद, आप ओएमसीज़ को इस वक्त कैसे लेके चल रहे हैं? एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी को कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? वीरेंद्र, आई थिंक द बेस्ट पार्ट, जैसे आपने कहा कि पॉलिसी में बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी रही है, और इसी के कारण जिस हिसाब से वैल्यू क्रिएशन हुआ है ऑन दिस होल सेगमेंट, आई थिंक हैज बीन वेरी फिनोमिनल। साथों साथ जो एक पहलू जो जनरली नज़रअंदाज हुआ है इज बेसिकली कि अगर एक 1.5 साल के पहले की बात करते हैं या 2 साल के पहले की बात करते हैं, तो काफ़ी एक ईएसजी का बहुत ही काफ़ी टॉपिक डिस्कस होता था, और इसी के कारण हम देखे थे कि फॉसिल फ्यूल से लेकर जो भी कंपनियां थी वो काफ़ी प्रेशर में आ गई थी, और इसी के कारण उनके वैल्यूएशंस भी डिक्रीज हुए थे। जैसे जैसे उस वो काइंड ऑफ डाइल्यूट होते गया, आई थिंक ये सारी कंपनियां ऑन दैट बेसिस केम टू द नॉर्मलाइज्ड लेवल ऑफ वैल्यूएशंस, और उसको ज़्यादा किकर मिला है गवर्नमेंट की कंसिस्टेंट पॉलिसीज के कारण एज वेल। हैविंग सेड दैट, अगर हम आगे की बात करें, फोकस नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर्स की बात करें, वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एट द एंड ऑफ इट ये सिक्लिकल इंडस्ट्री है, और काफ़ी डिपेंड करता है कि फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव रिफाइनिंग मार्जिन्स किस बाजू बैठते हैं। हमें लगता है कि रिफाइनिंग मार्जिन्स इन दैट टर्म्स आई थिंक सस्टेन करेंगे। सो फ्रॉम एन अर्निंग्स पर्सपेक्टिव ये डिसेंट रहेंगे, बट अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच वी मे नॉट वेरी वेल फोरकास्ट इट, इन द सेंस दैट कि ये वैल्यू पिक है रादर देन ग्रोथ पिक इन आवर सेंस। ओके, अच्छा, आपने बात की, आपने कहा आईटी पर आप पॉजिटिव हो रहे हैं। क्या मतलब ये अभी आप व्यू चेंज कर रहे हैं या हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं? और अब जो यूएस में चल रहा है, एक तो रेट्स को लेकर थोड़ा-सा असमंजस है कि क्या होने वाला है, और इस साल इलेक्शन भी हैं। तो ऐसे में आईटी पर ओवरऑल क्या व्यू रहेगा, और विद इन आईटी लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप क्या अप्रोच रहेगी? जी, आई थिंक अनुज, हम देख रहे थे कि ओवर द लास्ट 1.5 years जो जिस हिसाब से प्रेशर थी आईटी डिस्क्रेशनरी डिमांड पर, हमें लगता है कि 1 या 2 क्वार्टर के अंदर आई थिंक इट शुड गेट बॉटम्ड आउट इन टर्म्स ऑफ द डिमांड सप्रेशन। हमें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई थिंक जिस हिसाब का फियर था कि एआई वुड काइंड ऑफ गो एंड डिसरप्ट द बिजनेस मॉडल्स, ये फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट इट इज एडिंग द एफिशिएंसीज ऑफ दीज कंपनीज, साथों साथ उनके ऑर्डर्स भी मिलने चालू हुए हैं। सो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यह 1 या 2 क्वार्टर्स के अंदर ये सेक्टर में हम बॉटम आउट देख सकते हैं, बिकॉज ऑन वन हैंड डिमांड स्टेबलाइजेशन तो श्योर है, बट फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव एज वेल ये रिलेटिवली चीप है एज कंपेयर टू द ब्रॉडर यूनिवर्स। और अगर हम फ्री कैश फ्लो यील्ड की बात करते हैं तो आई थिंक इट इज प्रीटी अट्रैक्टिव इन दैट सेंस। सो 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर का अगर पेशेंस हो तो frontliner IT companies or large cap IT companies is something one should may probably start with, and then see how it subsequently goes. चलिए, वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे और इंडस्ट्रीज पे अपना व्यू रखा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मीनवाइल मार्केट्स एट डे हाई 22,674 पे आके ट्रेड करता हुआ। आज ओएमसीज का जिक्र हो रहा था, आज स्पॉटलाइट में एचपीसीएल का जिक्र किया गया था। एक बार लेके आइए एचपीसीएल, प्लीज़ स्क्रीन पे रखिएगा। और मेरे ख्याल से डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ऑलमोस्ट 540 को स्ट्राइक करता हुआ। सचिन, जरा इस पर अपना व्यू दीजिएगा। डे हाई की ट्रैजेक्टरी में कल भी स्विंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट अब एक पिवट पॉइंट को क्रॉस कर रहा है 540 को। आपका व्यू यहाँ पर? वीरेंद्र जी, यहाँ पर डिस्क्लोजर हुआ कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है, एंड जिस तरीके से ये ओवरऑल फॉर्मेशन है
लगभग इमीडिएट बेसिस पे ट्रेजेक्टरी 560-63 के आसपास प्लेस्ड है, बट मंथली एंड वीकली चार्ट देखें तो वहाँ पर एक क्लासिक ब्रेकआउट हुआ है फ्रॉम अ बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन, एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक जल्द ही 600 लेवल के पार भी हो जाना चाहिए। सो ट्रेडिंग के लिहाज से तो इमीडिएट टारगेट्स यहाँ पर वेल प्लेस्ड है, बट मुझे लग रहा है पोजिशनली भी अगर थोड़ी सी डिक्लाइंस मिलती भी है तो आई थिंक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में उतारना चाहिए। एक अच्छा बेस इसने रिकन्फर्म किया है अराउंड 520 के लेवल्स के आसपास, तो वीकली बेसिस पे एक स्टॉप लॉस लगा है 520 के आसपास का, एंड अपने पोर्टफोलियो में इसे जरूर उतारे 600-620 के लक्ष्य के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, अब आगे के लिए ट्रेंड्स और इमर्जिंग सेक्टर्स पर बातचीत करने के लिए सैमको ग्रुप के फाउंडर एंड सीईओ जिमित मोदी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जिमित, गुड मॉर्निंग। आपका इस समय क्या व्यू है, क्योंकि आप के पास म्यूचुअल फंड भी है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी हैं आप, इस समय कंसिडरिंग एक बहुत बड़ा इवेंट, मेरे ख्याल से हमारा सबसे बड़ा इवेंट जो 5 साल में एक बार आता है, वो अगले हफ्ते लाइंड अप है, क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? आप किस तरीके से आप एडवाइस कर रहे हैं लोगों को इस समय मार्केट पोजीशनिंग को लेकर? So see, पहले तो thank you very much and very good morning, Anand. As far as जो हमारा व्यू है, I think if you take a step back और देखिए कि अप्रैल से कैसे मार्केट पैन आउट हुई है, from the time that election start हुए in the third week of April, since then Indian markets actually US markets को 4-5% से अंडर परफॉर्म किए। So S&P 500 तकरीबन 6-6.5% ऊपर है, अपन तकरीबन 2-1% we are up. Now this underperformance, as you rightly said, ये है because of the impending event. So market पिछले कुछ महीनों से 22,800 की रेंज में रही है, एंड ये रेंज में कंसोलिडेशन चला है in anticipation of the event. And our view is very clear that the either side, whether it is on the upside or on the downside, the event will dictate the trend. And जो भी इवेंट का आउटकम होगा वो मार्केट्स आई थिंक शुड डिस्काउंट in a matter of a few days, and then subsequently we will start following global market. So that is the broad view that we have, and taking that into consideration, the way we are currently positioned, हमारी positioning ये है कि we are at this moment predominantly fully invested in most of our schemes. Our view, and if you look at market, तो अगर आप market देखें तो मार्केट आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है? इफ यू लुक एट द रैली इन पीएसयूज, इफ यू लुक एट रेलवेज में जो रैली आ रही है, डिफेंस के नेम्स में जो रैलियां आ रही है, और अगर आप विक्स भी देखें तो ये सब आपको इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि द मार्केट डिस्काउंट कर रहा है कि करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी। एंड अगर करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करेंगी अच्छे बहुमत से आफ्टर 4th of June, विच इज व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू टेल यू, तो जो हमने ये साल में एफआईआई का आउटफ्लो का ट्रेंड देखा है, नेट शॉर्ट्स का ट्रेंड देखा है, ये एक बार के लिए हमको रिवर्स होते हुए दिखेगा, एंड दैट पॉसिबली कुड लीड टू वन फॉलो अप रैली, एंड एक 4-5% का मूव निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली कैविएट इज दैट करंट गवर्नमेंट आए, अच्छी मेजोरिटी से आए, दे जितनी सीट उनकी लास्ट टाइम थी उतनी ही या उससे थोड़ी ज्यादा भी आए, दैट ऑल्सो शुड बी सफिशिएंट, बट ये एक अजम्पशन पे हम चल रहे हैं और मार्केट बताना चाह रही है कि मार्केट हैज कॉन्फिडेंस दैट द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू। ओके, अच्छा चलिए अब हम एक अजम्पशन ले लेते हैं मार्केट में कि ये सेम गवर्नमेंट आएगी और सेम सीटों के साथ आएगी, अजम्पशन ले लेते हैं। इन दैट केस किन स्टॉक्स पर आप बेट करेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा चले हैं रेलवे स्टॉक्स, सबसे ज़्यादा चले हैं डिफेंस स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स, क्या यही लीडर रहेंगे मार्केट के लिए? बात करते करते मीनवाइल अब निफ्टी 117 पॉइंट ऊपर हो गया, ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब। जिमित बताइए, क्या यही थीम्स रहेंगी? सो आवर सेंस इज यस, बिकॉज सी ये सारी जो थीम्स चल रही है, वेदर इट इज डिफेंस या पीएसयूज या रेलवेज ले लीजिए, तो ये सब थीम्स में एक अंडरलाइंग सेक्युलर कैटलिस्ट है, एक सेक्युलर ट्रिगर है, वो केपेक्स भी है और इंप्रूविंग एफिशिएंसी भी है। तो आप रेलवेज की भी बात करें तो बहुत फोकस रहा है रेलवे मिनिस्ट्री का, जो करंट रेलवे मिनिस्टर है उनका भी, ऑन इंप्रूविंग एफिशिएंसी और केपेक्स बजट एलोकेशन। तो ये गवर्नमेंट का बहुत क्लियर फोकस है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड रहेंगे। तो अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है, जैसे आप अजम्पशन कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट बहुमत से आती है, पूर्ण बहुमत से, तो ये जो सारी थीम्स है, ये थीम में हम कंटिन्यू ट्रैक्शन देखेंगे। ऑब्वियसली थोड़ी वैल्यूएशन स्ट्रेच है, तो पॉसिबल है कि
एक वन टाइम बम्प अप आने के बाद हम एक टाइम करेक्शन के थ्रू भी गुजरे, बट अगर आप एक सेक्युलर ट्रेंड देखेंगे तो यही सारे सेक्टर में फिलहाल टेलविंड है। ओके, मीनवाइल जिम्मी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। वीरू, अब एक बार जरा मार्केट देखिए आप, वो जैसे ही हमने 22,695 क्रॉस किया, एक और फ्रेश मूव आ गया यहाँ पर, और अब ये मार्केट अब नहीं रुकने वाला है। ये अब ये जा रहा है, मैं जैसे कह रहा था आज ऑल टाइम हाई की मुझे फीलिंग आ रही थी सुबह सुबह कि आज ऑल टाइम हाई लगेगा, और मैं गिफ्ट निफ्टी पर कतई यकीन करने को तैयार नहीं था। लेकिन अगेन सबसे अच्छी चीज़ रही, फ्लैट मार्केट खुला और इंट्राडे में आपको इतनी शानदार तेज़ी दी। और बैंक निफ्टी देखिए अब आप 550 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, क्या शानदार शानदार मोमेंटम। आज मेरे ख्याल से लोगों ने अच्छा पैसा बनाया होगा क्योंकि आज मार्केट ने आपको एंट्री दी है। अनुज, इस सेशन के लिए PSU बैंक, मीनवाइल SBI एट ऑल टाइम हाई, और यही प्रश्न मैं कुछ देर पहले अनुज से पूछ रहा था कि क्या ये SBI के लिए अप्रोप्रिएट दिन है एट ऑल टाइम हाई। अनुज, ये PSU बैंक्स एंड OMCs स्पेशली, क्योंकि आज स्पॉटलाइट में भी इनका उल्लेख था, सारे OMCs डे हाई पर, ये चेस करते रहे। देखिए, क्रूड जिस तरीके से गिर रहा है 81.45 पर है, और कहाँ हम 90 की तरफ जा रहे थे, और हम इलेक्शन वर्डिक्ट के भी काफ़ी करीब हैं। OMCs तो आज चलने ही थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और OMCs आगे भी चलेंगे, ठीक है। PSU बैंक भी ये बड़ा ट्रिगर है RBI की तरफ से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी मोमेंटम अच्छा आएगा मेरे ख्याल से। तो खैर ये दोनों ही शायद यहाँ से अच्छे चलेंगे वीरू। लेकिन वो बातचीत रिज्यूम करते हैं हम अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बार फिर से चलते हैं हम, आई थिंक उसी कड़ी पे लौटते हैं, और जिस लिहाज से हम मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं। जिमित, थोड़ा सा मैं आपके इस फंड के बारे में पूछना चाहूँगा, स्पेशल सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा, और क्या व्यू रख के इस फंड को लॉन्च किया गया है, और थोड़ा सा इस फंड के बारे में ज़रा बारीकी से बताएंगे आप। हमने सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया है, जो अभी इसका NFO चल रहा है। 31 मई तक ये NFO चलेगा, और जैसे इसका नाम है, बेसिकली ये फंड एक्चुअली स्पेशल अपॉर्चुनिटीज या स्पेशल सिचुएशंस को से वेल्थ क्रिएट करने के लिए बना गया है। सो हमने एक डिस्टिंक्ट डिसरप्शन स्ट्रेटेजी करके बनाई है, जिसमें 10 सब स्ट्रेटेजी यहाँ है, जैसे डिजिटाइजेशन हो गई, इनसाइडर मिरर ट्रेडिंग हो गया, स्पिन ऑफ्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, डीमर्जर्स, एक्विजिशन स्टेकहोल्डर्स। सो मार्केट में कई सारी अपॉर्चुनिटियां टाइम टू टाइम आती रहती है बिकॉज ऑफ सम और द अदर इवेंट। और कई बार क्या होता है, कोई इवेंट कंपनी स्पेसिफिक हो या तो कोई सेक्टर स्पेसिफिक इवेंट हो, उसके कारण एक अच्छा खासा ट्रिगर मिल जाता है, जिससे एक स्टॉक प्राइसेस में एक एक्सप्लोजन देखने मिलता है, एक मैसिव रैली देखने मिलती है। तो ये जो फंड है, ये स्पेसिफिकली इस टाइप की यूनिक नीश डिस्टिंक्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बना गया है। सो टिपिकली हम 10 सब स्ट्रैटेजीज में से तकरीबन 3-4 स्टॉक फ्रॉम ईच सब स्ट्रैटेजी चूज करेंगे, और एक 35 से 40 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाएंगे। और ये एज आई सेड, ये फंड का ऑब्जेक्टिव है अग्रेसिव वेल्थ क्रिएशन। तो और टिपिकली बिकॉज ये स्पेशल अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे मैंने बताया, डीमर्जर्स हो गए, मर्जर्स हो गए, ओपन ऑफर्स, बायबैक्स एक्सेट्रा, ये 6 to 15 मंथ होल्डिंग पीरियड की अपॉर्चुनिटीज होती है। एंड इन्वेस्टर्स टिपिकली सारी अपॉर्चुनिटीज अगर आप स्टैंडर्ड फंड्स देखें, फ्लेक्सी कैप्स, मल्टी कैप्स एक्सेट्रा, वो काफी लार्ज कैप ओरिएंटेड होती है, बट ये स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड है। तो बिकॉज ये एक सेपरेट थीमेटिक कैटेगरी है, इसमें कोई मार्केट कैप एग्नोस्टिक नहीं है, यानी हम कोई भी मार्केट कैप जहां भी स्पेशल अपॉर्चुनिटी दिखे वहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी एक खास बात है कि ये लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड नहीं रहेगा, एक्चुअली ये ऑल कैप, राइट फ्रॉम लार्ज कैप टू माइक्रो कैप, जहां भी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज होगी वहां इन्वेस्टेड रहेगा, और उसके कारण अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलेगा। ओके जिमित, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस महत्वपूर्ण दिन हमारे साथ थे इस अपने नए फंड को लेकर और बाजार के आई थिंक मौजूदा सूरत हाल को, सेक्टर्स टू चेस पर सब पे अपने मुद्दों पर बात की। अनुज, जिसे कहते हैं ना फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, निफ्टी एट डे हाई, PSU बैंक एट डे हाई, OMCs एट डे हाई, और जिस ब्रेकआउट की हम बात कर रहे थे अनुज, वो बैंक निफ्टी। बिल्कुल, ये दिन शायद बैंक निफ्टी के लिए बना था अनुज। 100%। अब देखिए 100% ये दिन बैंक निफ्टी के लिए बना था। कल से शुरू हो गया था वो मूव, कल 2:30 बजे से। वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, आज सुबह की एक बार जरा मेरी स्ट्रैटेजी रिविजिट कर दे, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं ये कई बार बताना ज़रूरी होता है कि मार्केट में बहुत
तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। यहाँ पर बाय जोन क्या था, सिर्फ बाय जोन और एड जोन रखिएगा। बाय जोन था 22,550 से 22,650 और एड जोन था 22,500 से 22,550। आज का लो देखिए आप 22,577। एड जोन तो आ ही नहीं पाया बाय जोन में, लेकिन बहुत शानदार टाइम मार्केट ने स्पेंड किया। उसके बाद अगली प्लेट रखिए प्रॉफिट बुकिंग जोन 22,725 से 22,775। आज का हाई अब तक है 22,719। मैं फिर रीइटरेट कर रहा हूँ, ये जोन में प्रॉफिट बुकिंग भी करिएगा। दो रीज़न से, एक तो एक्सपायरी है आज और दूसरा मिड कैप्स में प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो गई है। मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए जरा, मिड कैप में ऑलरेडी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो गई। तो इस जोन में स्पेशली अगर आपने वो आज ट्रेड लिया है और ऑप्शन के थ्रू ट्रेड लिया, मार्केट ने आपको बहुत शानदार ट्रेड दी है। थैंक यू वेरी मच। और जो सुबह बुद्ध पूर्णिमा वाली बात कही थी मैंने, जो मिला उसको लेकर खुश होना सीखिए, वो भी करिएगा, ये भी ज़रूरी है। चलिए नीरज जी आ गए ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। नीरज जी गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज। और शानदार तेजी अभी तक तो दिख रही, बैंक निफ्टी में तो खैर कमाल है, और थैंक्स टू आरबीआई, थैंक्स टू आरबीआई, मोटा डिविडेंड दिया। तो उसके वजह से बैंक में की सरकार की बोरोइंग कम होगी और सिस्टम में रेट पे उतना प्रेशर नहीं होगा, बॉन्ड यील्ड यही दिखा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस।